सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। करी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते लाई गई स्कीम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह 2026 तक देश से खत्म करेंगे नक्सलवाद। एनआईए की तर्ज पर एसआईए लाने का ऐलान। कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड में जांच तेज। आरोपी संजय राय का कल होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। रेप हत्याकांड में डीएनए रिपोर्ट का भी इंतजार। प्रयागराज में संविधान सम्मेलन में शामिल हुए राहुल गांधी। राहुल ने फिर उठाई जातीय जनगणना की मांग। बोले जनगणना की जानकारी से ही तय होगी भागीदारी। सीएम योगी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कांग्रेस एनसीपी आपको बता दें एनसी गठबंधन पर उठाए सवाल। बोले कांग्रेस का चेहरा राष्ट्र विरोधी। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और नारकोटिक्स टीम ने पकड़ी 1 करोड़ की हेरोइन। सैदपुर थाना क्षेत्र के रामकरण सेतु से हेरोइन तस्कर गिरफ्तार। नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अब मंजूरी दे दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की है। शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान शामिल है। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस योजना से केंद्र सरकार की लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होने जा रहा है। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प भी होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, आप सब जानते हैं साथियों कि सरकारी कर्मचारी देश भर में सामान्य नागरिकों की सेवा करते हैं। चाहे शिक्षक हो, स्वास्थ्य डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, रेलवे के कर्मचारी हो, डाक सेवा के कर्मचारी हो, कृषि वगैरह में हर एक फील्ड में सरकारी कर्मचारी देश भर में सेवा करते हैं और उस सेवा से समाज की एक व्यवस्था चलती है। और सदियों से सरकारी कर्मचारियों का बहुत एक महत्वपूर्ण किसी भी सोसाइटी में स्थान रहा है। चाहे पास्ट देखें, आज देखें, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज देखें, डेवलपिंग कंट्रीज देखें, सब जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, गवर्नमेंट के एक पूरे स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी वैल्यू रही है। सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स हमेशा से उठते आए और समय समय पे बहुत अच्छे निर्णय भी लिए गए। खासकर जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन जिसको कहते हैं टेक्निकली, सुपर एन्युएशन के बाद में पेंशन जो मिलती है वो सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उसका पिलर है, उसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से सफाया करके ही रहेंगे। उन्होंने एनआईए की तर्ज पर एसआईए लाने का भी ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का 100% क्रियान्वयन हो। ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति हो और ऐसी परियोजनाओं के दौरान आने वाली चुनौतियों को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि वामपंथ और नक्सलवाद से निपटने के लिए निर्मम राजनीति के साथ साथ अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है। शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक हमले के लिए मजबूत रणनीति की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले 10 वर्षों में नक्सली गतिविधियों में 6617 सुरक्षाकर्मी और नागरिक मारे गए और अब इसमें 70% की कमी आई है।
उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच गई है और मार्च 2026 तक हम देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त कर पाएंगे। कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। हम सबका मानना है कि ये वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। विगत 4 दशक में वामपंथी उग्रवाद के कारण करीब करीब 17,000 लोगों की जान गई है। 17,000 लोग, चाहे वो नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए युवा हो, चाहे सीएपीएफ के जवान हो, चाहे आम नागरिक हो, 17,000 लोगों का जान इस समस्या के कारण गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार पर बवाल हुआ है। हिंदुओं संग अत्याचार को लेकर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। विश्व हिंदू परिषद ने निकाली है विशाल जन आक्रोश रैली। परिवर्तन चौक से जीपीओ तक ये विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर तमाम संगठनों में गुस्सा है। तमाम सनातन संगठनों की तरफ से यह विरोध प्रदर्शन किया गया। निर्मम हत्या, दुष्कर्म के खिलाफ निकाली गई है जन आक्रोश रैली। सनातन परिवार के लोगों ने जन आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां उत्तर प्रदेश शासन लिखी कार वालों का आतंक। इनोवा सवार युवकों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। पिता और 2 बेटों को लाठी डंडों से जमकर मारा है। सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारने का, पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में काफी देर तक दबंगों ने उत्पात मचाया। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, बीच सड़क पर काफी देर तक युवकों पर डंडे बरसाए गए हैं। पुलिस गश्त की भी पोल खुलती नजर आ रही। युवक बुरी तरह से लहूलुहान हुआ है। पत्रकार द्वारा वीडियो बनाने पर पत्रकार पर भी हमला किया गया है। आपको बता दें, मामला पीजीआई थाना अंतर्गत मिलेनियम स्कूल चौराहे का बताया जा रहा है। कल देर रात का बताया जा रहा है ये वीडियो। पीजीआई थाने में दर्ज कराई गई थी प्रथम सूचना रिपोर्ट। मामला पीजीआई थाना अंतर्गत मिलेनियम स्कूल चौराहे का है। कल देर रात का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दबंगई का सड़क पर ये नंगा नाच देखने को मिल रहा है। पुलिस की गश्त की भी यहां पोल खुलती साफ तौर पर नजर आ रही। कल देर रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। राजधानी में फिर चला है पॉलीथीन चेकिंग अभियान। आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अकबरी गेट चौक, नखास मार्केट, खाला बाजार में यह अभियान चलाया गया। प्लास्टिक की पॉलीथीन रखने वाले दुकानदारों पर एक्शन एक बार फिर से हुआ। 5,000 से लेकर 2,000 तक का चालान काटा गया है। 2,000 से 5,000 तक का ये चालानी कार्रवाई की गई है। पॉलीथीन के वजन के हिसाब से दुकानदारों का चालान किया गया है। नगर आयुक्त ने कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। तो एक बार लखनऊ में फिर से पॉलीथीन के खिलाफ मुहिम चलती नजर आई। नगर आयुक्त ने कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब चेकिंग अभियान चला है। प्लास्टिक की पॉलीथीन रखने वाले दुकानदारों पर एक्शन देखने को मिला है। 2,000 से 5,000 रुपए तक जुर्माने की कार्रवाई की गई।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन से अगली खबर है, जहां टेम्पो चालक को दबंग युवकों ने लहूलुहान किया। बीच चौराहे पर दबंग युवक ने लहूलुहान किया है। इस दौरान पब्लिक देखती नजर आई है, मूक दर्शक बनी रही। पुलिस भी वहां से नदारद मिली है। 5 मिनट तक सड़क पर टेम्पो चालक से मारपीट की गई। हॉकी डंडे से सिर पर भी वार किए गए हैं, जिससे टेम्पो चालक का सिर भी फट गया। इस दौरान साफ तौर पर आप देख सकते हैं, न तो पुलिस वहां पर नजर आ रही है, न पब्लिक को कोई लेना देना है। टेम्पो चालक के साथ ये मारपीट की गई है। सर उसका हॉकियों से सर पर वार कर उसका सर भी फाड़ दिया गया और पब्लिक जो है वो मूक दर्शक बनी नजर आई। तो उरई चौराहे के पिंक बूथ का यह पूरा मामला है। तो ये दबंगई का वीडियो आपको बता दें जालौन से सामने आया है, जहां दबंगों ने टेम्पो चालक को जमकर पीटा है। इस दौरान हॉकी डंडों से पिटाई के दौरान उसका सर भी फट गया है। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। तो जालौन से एक खबर अपने दर्शकों को। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से, जहां हुलागंज कैनाल रोड स्थित श्री काली माता मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें, भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के पहले मंदिर में पूजा अनुष्ठान कर हवन आदि किया गया, जिसके बाद विशाल भंडारा प्रारंभ हुआ। इसमें न केवल आसपास के संभ्रांत लोगों ने बल्कि दूर दराज के लोग भी पहुंचे हैं। भंडारे के आयोजक सूर्य नारायण शुक्ला ने बताया कि हर साल वो भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है। भंडारा कार्यक्रम में बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी के अलावा पिंकू सैनी, हरिमोहन पांडे, सूर्यांश सिंह, प्रत्यक्ष शर्मा, कपिल त्रिवेदी, रुद्राक्ष शुक्ला, छोटू आदि मौजूद रहे। वहीं भंडारा सेवकों में सनी शुक्ला, सृजित शुक्ला, देवर्ष शुक्ला, शहर्ष शुक्ला आदि भंडारी की देखरेख में जुटे नजर आए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संसद में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना की जरूरतों पर प्रकाश डाला और इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि देश के 90% लोग व्यवस्था से बाहर हैं और उठाए जाने वाले ये कदम उनके लिए जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि 90% लोग व्यवस्था के बाहर बैठे हैं, उनके पास कौशल है, ज्ञान है, लेकिन उनकी पहुंच नहीं है। यही कारण है कि हमने जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। राहुल गांधी लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रयागराज से बीजेपी पर संविधान खत्म करने का भी आरोप लगाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित कई अन्य लोगों ने शिरकत की। काम सिर्फ 1 सिलेंडर करना है, मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं और उनके सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। एक सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है, कह रहे भैया दुनिया में, और
लोग कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं। हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी जनपद की नगर कोतवाली इलाके में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें, पीड़ित बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा है। आपको बता दें, घटना के बाद से फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी टीमों का गठन किया गया है। जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली इलाके के बंकी कस्बा निवासी एक महिला पुलिस को तहरीर देने पहुंची। इस दौरान उसने बताया कि शनिवार को दोपहर वो किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। घर पर उसकी 9 साल की मासूम बच्ची अकेली थी। उसको अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाला गोविंद उर्फ गोलू नाम का युवक उसके घर पर घुस आया और बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। वापस घर लौटी तो महिला ने जब खून से लथपथ अपनी बेटी को देखा तो उससे जानकारी की, तो बेटी की आपबीती सुनकर उसके होश उड़ गए। बेटी को साथ लेकर नगर कोतवाली पहुंची महिला ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज दिनांक 24/8/2024 को जनपद बाराबंकी के बंकी चौकी क्षेत्र की निवासिनी एक अवयस्क बच्ची के साथ उसके ही पड़ोसी व्यक्ति ने उसके साथ घर में दुष्कर्म किया जब वो उस बच्ची की मां घर पे नहीं थी। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपी विजय की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें स्वाट, सर्विलांस एवं थाने की अन्य टीमें भी हैं। आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। जो विक्टिम है उसकी समुचित एवं सघन चिकित्सा हेतु सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से, जहां यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में वीडियो बनाकर पेपर लीक की अफवाह फैलाने वाले पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस भर्ती बोर्ड ने लखनऊ के हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। बीएनएस की धारा के साथ साथ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश की धारा 13 और आईटी एक्ट की धारा 66C और D के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। कल भर्ती परीक्षा के पहले दिन दोनों पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद पहली पाली के प्रश्न पत्र का परीक्षा से पहले का टाइम लगाकर वीडियो बनाया गया था और सोशल मीडिया पर परीक्षा से पहले पेपर लीक होने की खबर फैलाई गई थी। भर्ती बोर्ड ने वायरल किए गए वीडियो की जांच के बाद हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में आज दूसरे दिन की पुलिस भर्ती की परीक्षा दोनों पालियों में बिना किसी समस्या के पुलिस की सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैमरे की नजर में संपन्न हुई। दिन भर शहर में पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दी। वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस की तेज निगाहें बनी रही ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। आपको बता दें कि बांदा शहर में कुल 10 परीक्षा केंद्रों पर 4800 परीक्षार्थियों ने दोनों पारियों में परीक्षा दी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से परीक्षा देने आए अभ्यर्थी सरकार की व्यवस्था से खुश नजर आए। वहीं इस बार की मुस्तैदी को देखकर लगता है कि इस बार की पुलिस भर्ती परीक्षा बिना किसी व्यवधान के पूरी होगी। काफ़ी उल्टे रूट में सेंटर आ गया, जो कि हमारी तरफ से हम सिंगल ही ऐसे हैं कि जो यहाँ पर बांदा में आए हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। नहीं, पर इस सेंटर पे तो हम ही अकेले दिख रहे हैं बांदा। क्या व्यवस्थाओं को देखकर क्या लगता है कि कुछ सुधार है पहले से आपकी व्यवस्थाओं में? पहले से तो ज़्यादा सुधार है, पर हमारे लिए स्पेशल ट्रेन का उपयोग नहीं है। स्पेशल ट्रेन जो चलनी चाहिए हमारे लिए हर मतलब जो जनपद में, वो नहीं है अवेलेबल। क्योंकि हर जनपद में अलग अलग परीक्षार्थी जा रहे हैं, तो हर व्यक्ति के लिए स्पेशल ट्रेन अलॉट करना मैं समझता हूँ सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। कम से कम एक प्रयागराज से तो यहाँ के लिए बांदा के लिए तो हम इस समय खड़े हैं बांदा के महिला डिग्री कॉलेज पर, और यहाँ पर पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन की सेकेंड मीटिंग की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर लाइन में देख पा रहे हैं कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, कुछ अंदर जा चुके हैं।
अभी तक बांदा जनपद से किसी भी तरह की किसी समस्या का जानकारी यहाँ से अभी तक नहीं आई है और ये परीक्षा पुलिस भर्ती परीक्षा पुलिस प्रशासन की देखरेख में अभी निर्विघ्न चल रही है। किसी तरह की कोई धांधली, किसी तरह का कोई अभी तक ना तो समस्या आई है, ना ही अभी आगे आने के चांसेस दिख रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन ने अपनी चुस्ती बरकरार रखी है, अगर ऐसा ही रहा तो लगता है कि इस बार की ये पुलिस भर्ती परीक्षा निर्विघ्न संपन्न होगी। अभी हमारे साथ और भी लोग यहाँ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर किस किस तरह की समस्याएं हैं। कहाँ से आए हैं आप? चित्रकूट से आए। किस तरह की कोई समस्या आने जाने में या सेंटर ढूंढने में? रोडवेज मिल रही है, उससे किराया उराया लगा? नहीं, कोई किराया नहीं। पिछले उसमें भर्ती में और इस बार की भर्ती में क्या अंतर समझ में आ रहा है? समझ रहा है इस बार कोई धांधली नहीं हो रही, कोई पेपर लीक नहीं ऐसा लग रहा है। और पेपर का जो वो है नहीं आ रहा है। अभ्यर्थियों को कहना है कि इस बार जो पेपर हो रहे हैं वो काफ़ी सरल हैं और किसी तरह की धांधली इस बार होने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। हर जगह सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है, किसी तरह का रूमर फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इसको देखते हुए लगता है कि इस बार प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्त हैं और लग रहा है कि इस बार की परीक्षा बिना किसी समस्या के संपन्न होगी। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर नगर निगम में शनिवार सुबह विजिलेंस की टीम ने छापा मारकर एक बाबू को रंगे हाथ 10,000 रुपए घूस लेते रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। टीम मुख्य गेट से सीधे अपर नगर आयुक्त मोहम्मद आवेश खान के कार्यालय पहुंची और यहां तैनात बाबू राजेश यादव को पकड़कर अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि आरोपी राजेश यादव ने पीड़ित से वित्तीय स्रोतमैन निकलवाने के नाम पर 30,000 रुपए की घूस मांगी थी। 20,000 रुपए राजेश ले चुका था। शनिवार को 10,000 रुपए पीड़ित से मंगवाए थे। राजेश अपर नगर आयुक्त का पीए है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि बाबू राजेश यादव विज्ञापन और कार्मिक का काम देख रहा था। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ पैसे लेते पकड़ा, जिसके बाद बाबू को निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की बात उन्होंने कही। बाबू के खिलाफ 2 माह पूर्व महापौर ने समक्ष उद्यान के कर्मचारी की पत्नी प्रमिला ने 25,000 रुपए की घूस का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। नगर आयुक्त को पत्र लिखते हुए जांच कर स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में किए जाने को कहा गया था। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां भ्रष्टाचार का पर्याय बना रिश्वतखोर लेखपाल अंततः एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ गया। 10,000 रुपए रिश्वत लेते ये लेखपाल पकड़ा गया है। क्षेत्र में रिश्वतखोरी रूपी आतंक का पर्याय बना भीटी तहसील क्षेत्र के सेमरी, खंडहरा, महरुआ, नरसिंहदासपुर क्षेत्र में लगातार 5 वर्षों से अंगद की तरह पांव जमाए बैठा ये रिश्वतखोर लेखपाल बेखौफ होकर उच्चाधिकारियों के नाक के नीचे रिश्वत को और घूसखोरी का खुला खेल खेलने वाले लेखपाल जितेंद्र वर्मा को, आपको बता दें, यह नहीं पता था कि कभी ना कभी उसके भ्रष्टाचार का अंत होगा। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता संदीप कुमार यादव पुत्र गंगाराम यादव निवासी सैदपुर थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर ने एक प्रार्थना पत्र उप जिला अधिकारी भीटी को खंडहरा थाना महरुआ तहसील भीटी में गाटा संख्या 263, 264, 265 रकबा लगभग 2.5 विश्व बैनामा की जमीन, जिसको पड़ोसी जमीन वाले निर्माण नहीं करने दे रहे थे। सभी का कहना था कि पैमाइश पहले कराई जाए। उप जिलाधिकारी के द्वारा पैमाइश का आदेश दिया गया। आदेश वाले प्रार्थना पत्र को पढ़कर लेखपाल ने कहा कि नाप जो करना लंबा काम है, इसके लिए आपको 11,000 रुपए देने होंगे। बिना दिए निशानदेही संभव नहीं है। उसके बाद लेखपाल द्वारा 1,000 रुपए उससे पीड़ित से पहले लिए गया।
बाकी रकम लेखपाल द्वारा कहा गया कि पैमाइश के 1 घंटे के बाद आपको देना होगा। शिकायतकर्ता द्वारा बहुत दिनों तक बिना अनुनय किया गया, फिर भी लेखपाल तैयार नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने अपने मन में ठान लिया कि घूस देना और घूस लेना अपराध है, इसलिए उसने सीधे एंटी करप्शन टीम अयोध्या से संपर्क कर घूस देते लेखपाल जितेंद्र कुमार वर्मा को मेहरुआ बाजार में गिरफ्तार करवाया। इससे पहले भी इस रिश्वतखोर लेखपाल का कई भ्रष्टाचार के आरोप इस पर लगे हैं। ग्राम खड़रा में कुछ लोगों की पुश्तैनी जमीन की जिस पर उनका वर्षों से कब्जा था, उस जमीन पर आरोप है कि रिश्वत लेकर लेखपाल ने अपने जानने वाले, अपने चाहने वालों को वो उस जमीन का बंदर बांट कर दिया, घरौनी के नाम पर बंदर बांट किया। इसके भी आरोप लगे। इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। लेखपाल जितेंद्र कुमार वर्मा को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े जाने की खबर क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने भी सुना सभी ने खुशी का इजहार किया। सामाजिक कार्यकर्ता हिंदू युवा वाहिनी के जनपद अंबेडकर नगर के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सूर्यमणि यादव ने कहा कि जुल्म, ज्यादती, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सदैव जारी रहेगी। जिले में कहीं भी कोई सरकारी कर्मचारी घूस मांगता है तो तुरंत मोबाइल नंबर उन्होंने जो जारी किया 9792902988 से संपर्क करें। अब तक दर्जनों लोग को सेवक यानी सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते सामाजिक कार्यकर्ता सूर्यमणि यादव ने एंटी करप्शन टीम के हाथों जेल भिजवाया है। ये तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, ये रिश्वतखोर लेखपाल जिसने रिश्वत ली, अब उसके हाथों को धुलवाकर उसकी पुष्टि की जा रही है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर सीतापुर से, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप के क्लिनिक को सीज कर दिया है। 12 वर्षीय मासूम की मौत के मामले में झोला छाप क्लिनिक के सीज की कार्रवाई की गई है। झोला छाप के द्वारा मासूम के इलाज में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। के न्यूज ने पीड़ित की आवाज को प्रमुखता से दिखाया, जिसका स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया। सीएससी अधीक्षक के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को सीज कर दिया। पूरा मामला सीतापुर के लहरपुर का बताया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मुरादाबाद से, जहां दुष्कर्म का आरोपी डॉक्टर शहनवाज के पिता द्वारा चलाए जा रहे मदरसों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें कल सीज किया था, जिस पर जानकारी देते हुए मुरादाबाद डीएम अनुज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के गांव राजपुर केसरिया में जो मदरसा संचालित मिला है वो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर चलाया जा रहा था। इस तरह से जटपुरा में मौजूद मदरसे के भी कोई कागजात नहीं दिखाए गए। वहीं आरोपी डॉक्टर के घर को भी सील कर दिया गया था, जो रजपुरा केसरिया मदरसे में ही बना हुआ था। वहीं जांच की जा रही है कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जा सकती है। इसके क्रम में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं और तमाम कार्रवाइयाँ उसमें की गई हैं, उसी क्रम में हमें ये पता चला कि जो आरोपी हैं उनके पिता के द्वारा वहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं, जो गांव है जटपुरा और राजपुर केसरिया। उसकी गहन जांच की गई। गहन जांच में यह तथ्य निकल के आया कि जो मदरसे राजपुर केसरिया में है वो सरकारी भूमि पर स्थित है, अतः वो गलत तरीके से बना है। पहली बार में उसे फर्स्ट से लेके 5वीं तक का उसके पास अप्रूवल आया था और बाद में उसके अप्रूवल को एक्सटेंड किया गया है। तो इस प्रकार से उसमें तमाम खामियां हैं। इन खामियों को देखते हुए उसको सील किया गया है। जल्द ही उसकी रिपोर्ट बना के उसके निरस्तीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। इसके साथ ही जो जटपुरा में जो मदरसा स्थित है उसके संबंध में भी किसी प्रकार की कोई कागज ऑफिस में अभी प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि वो भी इलीगल है, गलत तरीके से बना हुआ है, तो उसकी भी सील की कार्रवाई की गई है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामपुर से है, जहां गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता एक बार फिर कलंकित हुआ है। आपको बता दें, रामपुर में एक ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने 7 वर्षीय मासूम बालिका को अकेले में पाकर निर्वस्त्र कर उसका यौन शोषण किया। बच्ची के चिल्लाने पर घर वाले कमरे में आए तो सारी घटना देखी। पीड़ा से रो रही मासूम बच्ची ने अपने परिजनों को बताया कि शिक्षक अक्सर उसके साथ यौन शोषण करता रहा, लेकिन धमकाता था कि अगर ये बात किसी को बताई तो उसको जान से मार देगा। इस बाबत परिजनों द्वारा तहरीर देने पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा और पॉक्सो एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी टीचर सैयद वासिक अली को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्र ने बताया कि इस संबंध में थाना गंज पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर किया गया और नियम के अनुसार बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा चुका है। देखिए, इस संबंध में थानागंज पर प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत करने के साथ साथ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है और परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर एवं उनके जो बयान है उसी के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ निष्पक्ष रूप से विधिक कार्रवाई संपादित की जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा से अहम खबर सामने आ रही, जहां वृंदावन नगर की चैतन्य विहार कॉलोनी में दिन दहाड़े घर में घुसे बदमाशों द्वारा नौकर को बंधक बनाकर तिजोरी लूटे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के सेवायत जॉनी गोस्वामी का चैतन्य विहार कॉलोनी फेज 2 में मकान है। घटना के समय गोस्वामी परिवार घर में मौजूद नहीं था। सुबह करीब 10 बजे 4 लोग मकान में घुसे और नौकर से मकान मालिक के बारे में पूछते हुए नौकर को बंधक बना लिया। नौकर को बंधक बनाने के बाद चारों युवक मकान की दूसरी मंजिल में रखी भारी भरकम तिजोरी को उठा लाए और अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद नौकर ने किसी तरह बंधन से मुक्त होकर पड़ोसियों को घटना से अवगत कराया। इधर सूचना पर पहुंचे कोतवाली पुलिस, आपको बता दें कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी ने पुलिस टीम के साथ मामले का तहकीकात शुरू की। पुलिस द्वारा आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले गए हैं। आज 2 दिन से मेरे पापा यहाँ पे नहीं थे, तो उस चक्कर में किसी 4 लोगों ने आके मेरे घर पे चोरी करी है और एक तिजोरी थी इतनी बड़ी, वो तिजोरी जो है वो लेके गए हैं। तो कौन लोग थे ये? कुछ ये अभी तो पता नहीं चला, बट सर्विलेंस पे है, मालूम पड़ जाएगा जल्दी कौन है। तो तिजोरी में होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा कुछ खासा कुछ था नहीं तिजोरी में। जो भी लेके गए हैं वो उस चीज़ का तो अभी जब पापा फोन उठाएंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो पापा आपके किधर हैं? तिरुपति बालाजी में। उनसे अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया? अभी कोई संपर्क नहीं हुआ और दर्शन कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बलिया से, जहां जिला अस्पताल में स्थापित सिटी स्कैन मशीन करीब 2 महीने से खराब है। इसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी लैब में जांच कराने से उन पर आर्थिक मार भी पड़ रही है। जिला प्रशासन मशीन के जल्द ठीक करने का दावा कर रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों की सहूलियत के लिए सिटी स्कैन मशीनें लगवाई गई हैं। यहां प्रतिदिन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लगभग 100 मरीजों की संख्या पहुंचती है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर ट्रामा सेंटर में आने वाले गंभीर रोगियों पर पड़ रहा है। ट्रामा सेंटर में सिटी स्कैन जांच बुनियादी सुविधाओं में से एक है। दरअसल ट्रामा सेंटर में ज़्यादातर मरीज हेड इंजरी फ्रैक्चर के आते हैं। इन मरीजों का इलाज शुरू करने से पहले सीटी स्कैन कराना ज़रूरी होता है। जब हकीकत जानने के लिए के न्यूज़ की टीम जिला अस्पताल पहुंची तो मरीजों से बात की तो पता चला कि करीब 2 महीने से मशीन बंद पड़ी है। प्राइवेट सीटी स्कैन जांच कराने के लिए बाहर लोग जाते हैं, जिसका एक मरीज पर करीब 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च उनको करने पड़ते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक ये मशीनें ठीक होंगी और लोगों को सस्ता और सुलभ इलाज मिल पाएगा। मेरा पिता का एक्सीडेंट हुआ है लक्ष्मणपुर। क्या हुआ है मतलब एक्सीडेंट में पैर को फ्रैक्चर आया है, माथे पर टाका लगा है, तो सीटी स्कैन डॉक्टर कहा है कराने के लिए।
तो सिटी स्कैन जिला अस्पताल में हो रहा है? नहीं, मशीन ख़राब है, 2 महीने बाद शायद ठीक होगा कि कब होगा, लेकिन हमको ज़रूरी है सिटी स्कैन कराना और बाहर का चार्ज है 2500 से 3000। बलिया के सरकारी अस्पताल में एक्चुअली मेरी दादी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो हम लोग डॉक्टर ने बोला कि उनका सिटी स्कैन करवाना होगा, तो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं सिटी स्कैन करवाने के लिए। तो इन लोगों ने कहा है कि 2 महीने से सिटी स्कैन हो नहीं रहा है क्योंकि मशीन ख़राब है। अब इनसे बोला जा रहा है कि आपने कंप्लेंट वगैरह की है, तो इन्होंने बोला कि हमने तो कंप्लेंट कब की कर रखी है, बट कोई सूद लेने वाला है नहीं और ना ही कुछ हो रहा है। तो बस इनसे यही बात करने आए थे कि फिर कब तक सही होगा कब तक नहीं। मैं जिला अस्पताल के सिटी स्कैन डिपार्टमेंट में मौजूद हूं, जहां देखा जा रहा है कि लगातार जो सिटी स्कैन मरीज जो कराने आते हैं, जो सिटी स्कैन निःशुल्क होता है, कई मरीज ऐसे हैं जो घर को लौट जा रहे हैं। अधिकांश देखा जा रहा है कि एक्सीडेंटल केस में मरीजों का सिटी स्कैन कराया जाता है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि सिटी स्कैन बिल्कुल 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है। लगातार अगर जो भी मरीज, अगर कोई मिडिल क्लास का फैमिली से मरीज अगर आता है तो उसको बाहर, अगर डॉक्टर जब बाहर के लिए लिखते हैं सिटी स्कैन, तो उनको 3000 से 3500 रुपये चार्ज देना पड़ता है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं आपको वो दिखाऊंगा, जिनसे बात कराऊंगा, जो इस सिटी स्कैन डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। और ये सिटी स्कैन मशीन है जो ख़राब बंद पड़ी हुई है 2 महीने से, आप देख सकते हैं। और मैं बात करूंगा जो सिटी स्कैन के प्रभारी हैं। क्या नाम है सर आपका? ज्ञान प्रकाश दुबे, सेंटर इंचार्ज जी। आप कब से बताइए कि कब से ये मशीन खराब पड़ी? ये लगभग 2 महीना हो गया मशीन को खराब हुआ महीने। तो जो भी जिला अस्पताल में मरीज आते हैं तो उन लोगों को कैसे सिटी स्कैन कराया जाता है? अभी तो फिलहाल अभी यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, बाहर ही मरीजों को सफ़र करना पड़ा, बाहर कराना पड़ रहा है मरीजों को यहाँ से। बाहर मरीज करा पा रहे हैं। तो ये कब से खराब है? 2 महीना हो गया। 2 महीने से। आपने क्या इसमें खराबी क्या है? इसकी ट्यूब खराब है, तो आपने कहीं लेटर? हाँ, इसके लिए हमने सैरिस कंपनी को कंप्लेन लॉक कराई है। हाँ, तभी उनका कहना है कि अभी 20 दिन और लगेगा। अभी देखा जाए कि एडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे, तो उसमें आपसे कुछ हमारे से बातचीत हुई, तो उनसे वो यही पूछा था हमसे कि ये मशीन अभी कब तक ठीक हो पाएगी। हाँ, तो हमने यही बताया कि सैरिस कंपनी द्वारा अभी 15 से 20 दिन का टाइम मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो सिटी स्कैन मशीन है, लगातार मरीजों के लिए ये काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ ख़राब होने के कारण। जो भी मरीज आते हैं, जो जिला अस्पताल में इलाज कराने होते हैं, उनको बाहर से सिटी स्कैन कराना पड़ता है। बलिया से के न्यूज़ से कृष्णकांत पांडे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रेम प्रसंग के मामले में युवक युवती से शादी करने से इनकार, युवक ने इनकार किया तो युवती ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आपको बता दें, बाद में दोनों परिवार के लोगों की आपसी सहमति और गांव के सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में दोनों का विवाह आज मंदिर में संपन्न कराया गया। स्थानीय बिंडमगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक मंदिर के पुजारी का प्रेम संबंध गाँव के एक युवती से पिछले 4 साल से चल रहा था। इस दौरान पुजारी ने युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती 4 माह की गर्भवती हो गई तब युवती ने, आपको बता दें, युवक ने शादी के लिए युवती ने जब दबाव बनाया तो पुजारी ने शादी करने से इनकार कर दिया। युवती ने पुजारी के खिलाफ विंडमगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। 2 दिन दोनों परिवारों के लोगों के बीच और स्थानीय गांव के प्रमुख लोगों की मौजूदगी में दोनों परिवार में शादी के लिए बातचीत हुई। आज बाकायदा दोनों का विवाह स्थानीय राम मंदिर के परिसर में स्थित डिहवार बाबा के प्रांगण में संपन्न हुआ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से यह अहम खबर है, जहां टाइल्स के गोदाम पर सामान उतार रहा ट्रक ड्राइवर हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से धू कर जलने लगा। जब तक लोग बिजली विभाग को फोन करते तब तक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। पूरा मामला बांदा शहर के तिंदवारी रोड का है, जहां अजय सैनिटरी का ट्रांसपोर्ट से बांदा टाइल्स और पुट्टी का सामान आया था। सुबह से लेकर आपको बता दें ट्रक से सामान उतारा जा रहा था। दोपहर 12 बजे अचानक ट्रक ड्राइवर ट्रक के ऊपर छत पर चढ़ गया। तभी ऊपर से गुजर रही 11,000 लाइन की
चपेट में आकर धू धू कर जलने लगा। लोगों ने देखा तो पुलिस व बिजली विभाग को फोन किया। सूचना पर पहुंची कालू कुआं चौकी पुलिस ने जांच पड़ताल कर ट्रांसपोर्ट को खबर दी ताकि परिजनों को बुलाकर आगे की कार्रवाई किया जा सके। और इसके बाद जो है ड्राइवर जो है सुबह गाड़ी 9 बजे करीब जो है लोडिंग चालू हुई। उसके बाद जो है ड्राइवर सब जो है ये लेबर जो है खाना खाने चली गई और ड्राइवर ऊपर जो है पता नहीं क्या बंद वाली गाड़ी थी, ये ऊपर जा कर के कुछ कर रहा था, जो कि सीसी कैमरे से मेरे पास फुटेज है। ऊपर नीचे कई बार ये गया और एक बार जब ऊपर फिर से गया खड़ा हुआ तो 11,000 के ऊपर से लाइन गई, उससे वो टकरा गया। बगल में दुकान है, उसमें पुट्टी का सामान आया था और जब हमने देखा तो ड्राइवर ऊपर चढ़ा हुआ था, तार में जल रहा था, तब देखा हमने, धुआं निकल रहा था तब मैंने देखा। अब कैसे चढ़ा ये नहीं मालूम हमको, क्यों चढ़ा। कहीं पावर हाउस में फ़ोन भी किया गया है। फिर तमाम लोग भीड़ आ गई तो उन्हीं में से किसी एक ने फ़ोन किया, तब लाइट चली गई है। फिर किसी ने फ़ोन किया, किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, तब पुलिस आई है। इस समय आप पहुँचे हैं घटनास्थल पर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर करंट लगने से एक युवक की मौत हुई है। 11,000 वोल्ट से करंट लगा है और तार टूट करके यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि 11,000 की ये लाइन, यहाँ आप मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाएंगे कि किस तरीके की लाइट टूटी पड़ी है और यही वो लाइन है जिससे करंट लगने से ड्राइवर की मौत हुई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये बांदा का तिनवारी रोड है और ये पीछे ट्रक खड़ा हुआ है, बंदवाड़ी का ट्रक है और इसमें पुट्टी आई थी और बताया जा रहा है कि ये बनारस से आया था गाड़ी लेकर के, माल लेकर के पुट्टी उतारने के लिए, और किस समय अचानक ये बाडी के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी, जिसकी चपेट में आने से उस ड्राइवर की मौत हो गई है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और छानबीन कर रही है, पूरा जानकारी लेने का प्रयास कर रही है कि ये ड्राइवर कहाँ का है और किस तरह यहाँ आया और किस तरह घटना हुई। हालांकि अगर यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों की बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ पर ड्राइवर ऊपर टेप लगाने चाहा था, जहाँ अचानक उसने ऊपर नहीं देखा और हाई टेंशन लाइन से टच होने के बाद अचानक वो जलने लगा और जल करके उसकी मौत हो गई है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के थाना लार से है, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान सुतावर मोड़ के पास लगभग 6.35 किलोग्राम गांजा के साथ 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि दोनों गांजा तस्कर बिक्की गुप्ता व दिलीप साहनी बिहार राज्य के जनपद गोपालगंज के निवासी हैं। थाना लार पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया। देवरिया के थाना लार पुलिस द्वारा सुतावर मोड़ के पास से लगभग 6 किलोग्राम गांजा के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए थाना स्थानीय को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी शहर में चौड़ीकरण की जद में आए वृक्षों को हटाने के बाद बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों ने शहर से पेड़ों को काटने या रिलोकेट करने का विरोध किया था, लेकिन चौड़ीकरण कार्य के दौरान प्रशासन ने सभी बड़े वृक्षों को रिलोकेट करने का काम शुरू किया। तो वहीं अब नगर निगम ने शहर की सड़कों के किनारे नए सिरे से वृक्षारोपण किए जाने की कवायद भी शुरू कर दी है। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि नगर निगम द्वारा सड़कों के किनारे 2200 पेड़ लगाए जाएंगे। में वृक्षारोपण का प्लान तैयार किया गया है। उसमें कुछ जगह आइडेंटिफाई की गई, लगभग 2200 पौधे जो हाईवे पर या अन्य सड़कों पर लगाए जा सकते हैं। अभी उसको वन विभाग की टीम की मदद से एक फीजिबिलिटी स्टडी कराई जा रही है कि वहाँ पर पौधे कौन से अच्छे रहेंगे और कौन से अच्छे किस तरीके से लगाए जाएँ और कब लगाए जाएँ। जैसे ही वो फीजिबिलिटी स्टडी 2 से 3 दिन में आ जाएगी, उसके बाद हम प्लान बना करके वृक्षारोपण करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर से अगली खबर है, जहां देर रात में घर से बाजार जा रहे एक युवक पर कुछ युवकों द्वारा हमला बोलते हुए उस पर चाकू से कई बार वार किए गए और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम पूछड़ी निवासी इमरान शुक्रवार की रात घर से बाजार जा रहा था। इस दौरान बीच रास्ते में 4 युवकों द्वारा उसे घेर कर उस पर चाकुओं से हमला किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागेश्वर शहर के मंडल सेरा बाईपास से हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर तक स्वीकृत 7 किलोमीटर सड़क 2004 से अभी तक पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं आ पाई है।
सड़क निर्माण में लगातार आपत्तियों ने सड़क का रोड मैप भी परिवर्तित कर दिया है। 20,000 से अधिक आबादी क्षेत्र मंडल सेरा में होने के बावजूद भी जिला प्रशासन बागेश्वर सरकार की कोई भी ठोस योजना धरातल पर नहीं उतार पाया है। आश्वासनों के सहारे लोग जीने को मजबूर है। मंडल सेरा के लोगों ने जिलाधिकारी बागेश्वर के दरबार में फरियाद लगाई। और मैं समझता हूं कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2004 की बात है, तो उन्होंने इसकी जो घोषणा की है, ये दुर्भाग्य हमारा है कि शासन बदल गया और शासन बदलने से वो रोड की अलाइनमेंट बदल गई, उस रोड की अलाइनमेंट ही बदल दी। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी की 2004 में जो घोषणा है, वो घोषणा है जीत नगर ट्रामा सेंटर से जीत नगर होते हुए बालीघाट 7 किलोमीटर की रोड है और जिसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया। अलाइनमेंट भी चेंज होने के बाद अब केवल 80 मीटर बचा हुआ है और उस 80 मीटर को जोड़ने के लिए हमें पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। और जबकि उसमें भी आधी गाड़ी जाती है और मैं समझता हूँ कि 20 मीटर भी नहीं है जहाँ पर कि अगर वो लिंक हो जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी शहर में युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आज स्थानीय लोगों ने एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह से मुलाकात की। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जिसे रोकने में पुलिस प्रशासन नाकाम दिखाई दे रहा है। पौड़ी के युवाओं को आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, जिसकी धरपकड़ पुलिस नहीं कर पा रही। इस दौरान समाजसेवी नीलम जुयाल ने कहा कि कुछ दिन पहले ही 4 युवक नशे की हालत में ग्रामीणों के साथ बदतमीजी करते हुए पकड़े गए। जब इन युवकों को पुलिस से चौकी लाया गया तो यहाँ ये युवक पुलिस के समक्ष ही ग्रामीणों के साथ बदतमीजी करते दिखाई दिए। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस प्रशासन का डर इन नशेड़ियों में नहीं है। यहाँ पे इस एसएसपी सर से मिलने इसलिए आए थे क्योंकि कुछ दिनों से जो हम पौड़ी का माहौल देख रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी के प्रति वो माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ लिप्त होती जा रही है। और कुछ दिनों पहले एक केस आया था जिसमें ऐसे ही युवाओं ने किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और वो ये हादसा होने से टला है। तो मैंने सर से यही आश्वासन लिया है कि सर अगर आगे भविष्य में इस प्रकार की हरकतें होंगी तो उसके जिम्मेवार कौन रहेगा? पुलिस प्रशासन रहेगा। और अगर आप थोड़े से स्ट्रिक्टली 7 बजे के बाद 7 साढ़े 7 बजे के बाद अगर आप ये स्ट्रिक्टली रूल बना दें कि कोई भी नशे की हालत में पाया गया कोई भी युवक हो चाहे कोई भी हो, उनको आप तुरंत ही उन पर कार्रवाई करें तो शायद से आगे इस तरह प्रकार की जो घटना परसों होने से बची है। या फिर कोई पब्लिक की तरफ से हमारे पास ये सूचनाएं आती हैं कि जहाँ पे भी नशे का सेवन हो रहा है, कई युवा जो हैं इसमें जुड़ रहे हैं, तो हमारी तरफ से देखो निरंतर कार्रवाई की जा रही है। और मैं आपको बता दूं हमारे अभी ज़िले में ही वर्ष भर में 30 से ज़्यादा मुकदमे हो गए हैं और जो हमारे कई रैकेट बनाकर कार्य कर रहे थे, हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और कई जो बाहर के सप्लायर थे जो बरेली से या बिजनौर से यहाँ सप्लाई भी करते थे, उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हेमंत पांडे अपने निजी कार्यक्रम के तहत नैनीताल पहुंचे। यहां हेमंत पांडे ने पत्रकारों को बताया कि पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड एक फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में फिल्म निर्माताओं की पसंदीदा जगह बनती जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 2 सालों में राज्य में करीब 370 से अधिक शूटिंग को अनुमति दी है। लगातार बढ़ते रुझानों के बाद उत्तराखंड राज्य सरकार उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 तैयार कर रही है, जिससे उत्तराखंड में फिल्म निर्माण के लिए आने वाले लोगों को एक बेहतर सुविधा लोकेशन उपलब्ध कराई जा सके, जो एक सकारात्मक पहल है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज भारत में सबसे ज़्यादा शूटिंगें होने वालों में उत्तराखंड राज्य पहले स्थान पर है। तो हमारे लिए या हर उत्तराखंड वासी के लिए ये बहुत गर्व की बात है। और इसमें सरकार की तरफ से जो सहयोग दिया जा रहा है उसके लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी फिल्म पॉलिसी की वजह से जो बाहर के लोग फिल्म बनाने के लिए आ रहे हैं और उस वजह से हमारे लोगों को जो रोज़गार मिल रहा है वो हमारे लिए एक अच्छा संदेश है। एक दूसरी बात, जो हमारे युवा हैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा सरकार की ओर से कोशिश पहल है ये कि जो वो सब्सिडी के रूप में सहयोग दे रही है सरकार युवाओं को, बच्चों को, तो वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ के बच्चे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि बम्बई में बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं, डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, राइटिंग में काम कर रहे हैं। तो जिसको जाना है आगे उसको चलो बेलो क्यों लो, एक जगह नेहरू नेहरू, वो तीनों ने आगे जाना ही है। तो यहाँ का टैलेंट आगे जा रहा है, पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है, तो हमें अच्छा ही लग रहा है।
तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।